नमस्कार, स्टडी एक्स नोट्स में आपका स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम अब तक देख चुके थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और अभी हम गवर्नर जनरल्स भी देख चुके थे और ट्रीटीज भी देख ली थी, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रीटी थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, या फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या सब्सिडी अलायंस थी। वो सभी अभी तक हम जो है वो पिछली क्लासेस में देख चुके थे। अभी इस क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट एक्ट्स की, जो जो एक्ट्स लेके जो आई यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एक्ट जो थे वो आए। तो ब्रिटिश की बात करें तो उन्होंने 3 फेस में जो है वो रूल किया इंडिया पे। 1600 से 1772 की बात करें तो कंपनी जो है वो ट्रेड के माध्यम से जो है इन्होंने रूल किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर 1773 से 1858 इसमें कंपनी का रूल रहा, बट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि 1773 पे जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। तो भी रेगुलेटिंग एक्ट आया तो भी एक्ट्स आना शुरू हो गए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर जो है वो कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 से 1947 के बीच जो है उसके बाद जो है वो क्राउन रूल रहा, सीधा जो है वो क्राउन का रूल रहा, क्योंकि 1857 में जो है वो रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद जो है वो क्राउन रूल जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। बात करें कंपनी रूल की 1773 से 1858, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पहले पास हुआ। It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उसके जो अफेयर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो है ये पहला स्टेप जो था, जो ब्रिटिश क्राउन ने लिया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया था, गवर्नमेंट ने लिया था। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पहले क्या था, पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सब जो है वो अलग अलग थे। बट आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो जितनी भी प्रेसिडेंसी थी अलग अलग, सारी किसके अंडर आ गई, बंगाल के अंडर, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो फोर्ट विलियम में थे वो किसको बनाया गया, इसी पोस्ट को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। इनको असिस्ट, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें टोटल 4 मेंबर थे। अभी इसमें क्या था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कि जो एनी डिसीजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, जो भी कोई डिसीजन जो है वो लिया जाता था, तो ये जो 4 मेंबर थे इनमें मेजोरिटी देखी जाती थी। अगर जो मेजोरिटी का डिसीजन होता था वही डिसीजन होता, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके पास कोई वीटो पावर नहीं थी। फिर इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 मेंबर्स थे, जिसमें से जो 25% थे वो हर साल रिटायर्ड होते थे। मतलब जो 24 में से 6 मेंबर थे वो हर साल रिटायर्ड हो जाते थे, और टेन्योर रहता था इनका 4 ईयर का, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। गिव रिपोर्ट ऑफ द कंपनी ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है वो रिपोर्ट देते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे। अभी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट था उसको भी एस्टेब्लिश किया गया एट कलकत्ता इन 1774। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1774 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अब इसमें क्या था, सुप्रीम ऑफ कलकत्ता में एक चीफ जस्टिस थे, 3 अदर जज थे, और जो पहले थे चीफ जस्टिस कलकत्ता में वो थे सर एलाइजा एम्फे। अब प्रोहिबिटेड the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रही थी वो इन जो जज थे इनको प्रोहिबिट कर दिया इनसे कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने में और एक्सेप्ट और कोई भी जो प्रेजेंट है या ब्राइब्स लेने के लिए। जो कंपनी का रूल था उसको और एक्सटेंड किया गया 20 ईयर तक। तो अभी 1773 में वो आया तो 20 ईयर तक एक्सटेंड किया, तो 1793 तक जो है वो इसको और एक्सटेंड कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल था उसको, कंपनी के रूल को। अब उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद जो अगला एक्ट आया था जो इम्पोर्टेंट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका रीज़न क्या था, फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था
ये डिस्टिंग्विश करता था पावर बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल था उसकी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसको जो है अब 3 मेंबर कर दिए, और जो गवर्नर जनरल थे उसको बीटो पावर दे दी। पहले जो 1773 का एक्ट था उसमें बीटो पावर जो है वो नहीं थी। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेजोरिटी का डिसीजन होता था वही माना जाता था, लेकिन अभी गवर्नर जनरल के पास जो है वो बीटो पावर आ गई। वॉर एंड ट्रीटी कैन बी डन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई भी वॉर होगी या ट्रीटी होगी वो किसकी परमिशन के साथ होगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब एक और जो बॉडी थी उसे शामिल किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अभी 2 होगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये मैनेज करेंगे जो कमर्शियल और ट्रेड अफेयर था, मतलब इनके पास जो है वो ट्रेड रखा कि जितने भी ट्रेड से रिलेटेड या कमर्शियल से रिलेटेड अफेयर्स है उन्हें ये देखेंगे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी बनाई वो हैंडल करेगी सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स। और इसमें कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स। उसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1786। तो जो चार्टर एक्ट है ये पावर ऑफ गवर्नर जनरल इसमें और इंक्रीज करती कि जो गवर्नर जनरल की पावर थी, हैव पावर टू रिजेक्ट और डिनाई डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले इसके पास जो है गवर्नर जनरल के पास जो है बीटो पावर आ ही गई थी, तो अभी इसके पास पूरी पावर थी रिजेक्ट और डिनाई द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का रूल है उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है अनदर 20 ईयर्स। तो पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें 20 ईयर जो है बढ़ाया गया था 1793 तक। तो इसमें 20 ईयर और ऐड कर दिया जाता है 1813 तक। यहाँ एक्चुअली मिस्टेक हो गई, 1830 तक जो है वो कंपनी का रूल एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर आता है 1830 तक उसका एक्सटेंड कर दिया गया था। अब 1830 में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ड्यू टू द नेपोलियन बोनापार्टिस कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप विच प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू द फ्रेंच अलाइज इन यूरोप। तो यूरोप में जहाँ जहाँ नेपोलियन ने राज किया था और फ्रेंच में, वहाँ पे जो जितनी ब्रिटिश गुड्स थी उनका इम्पोर्ट जो है वो बंद कर दिया था। तो ब्रिटिश ट्रेडर एंड मर्चेंट जो है उस वजह से सफ़र हो रहे थे, तो उन्होंने डिमांड टू ट्रेड इन एशिया एंड डिसॉल्व द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ट्रेड में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, जो एक कंपनी थी। तो अभी वो चाहते थे जो ब्रिटिश थे, क्योंकि वो और जगह पहले जो है जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो जा रहे थे और जगह भी ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जैसे अभी इंपोर्ट पे जो है वो बंद कर दिया नेपोलियन ने, तो क्या जो अदर ब्रिटिश कंपनीज थी वो भी चाहती थी कि वो एशिया में जो है वो ट्रेड कर सकें। तो इसमें क्या होता है कि द कंपनी मोनोपोली जो है वो एंड होती है, बट फॉर द टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड द कंपनी हैड द मोनोपोली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी किसके लिए? अब टी ट्रेड के लिए, और जो चाइना का ट्रेड था वहाँ के लिए। नाउ द अदर कंपनीज ऑल्सो डू द ट्रेड विद एशिया। अदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी जो अदर कंपनीज थी वो आ सकती थी और ट्रेड कर सकती थी एशिया में। लाइसेंसिंग सिस्टम जो है ये जो है वो जो इंट्रोड्यूस किया गया। तो लाइसेंस कौन दे सकता था? लाइसेंस गिवन बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी ये जो बनाई गई थी, जिसमें 24 मेंबर्स होते थे, तो और साथ में ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये लाइसेंस जो है वो दे सकती थी कंपनीज को ताकि वो ट्रेड कर सकें एशिया में। The act provided for the financial grants toward the revival of Indian literature and the promotion of science। साइंस के प्रमोशन के लिए और इंडियन लिटरेचर को जो है रिवाइव करने के लिए जो है वो भी फाइनेंशियल ग्रांट्स जो है वो दी गई चार्टर एक्ट 1813 के तहत। The company was also able to take up a greater role in the education of the Indians. Under them, it was set up aside rupees 1 लाख per year for this education purpose। तो ये इन्होंने जो है वो सेट किया 1 लाख पर ईयर जो है वो जो बजट था, ताकि जो इंडियंस हैं जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर है उनकी जो एजुकेशन में उनके रोल को जो है वो बढ़ाया जा सके। द एक्ट ऑल्सो ग्रांट परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड एंगेज इन द रिलीजियस पर्सलाइजेशन। मतलब जो कन्वर्ट करने का और रिक्रूट करने के लिए जो है न्यू फेथ में, ये उनको अधिकार दे दिया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो आ सकते हैं, परमिशन दे दी, और यहाँ पे वो एंगेज कर सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। It empowered the local governments to tax people subject to the jurisdiction of SC। जो सुप्रीम कोर्ट था उसी की जुडिकेशन में जो है, तो वो लोकल गवर्नमेंट को जो है वो एम्पावर्ड किया टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट। द कंपनीज रूल एक्सटेंड फॉर द अनदर 20 ईयर। 1813 तक जो है वो चार्टर एक्ट जो आया था
तो उसमें कर दिया था 1813 तक। अभी जो है इसको और बढ़ा दिया गया अगले और 20 साल के लिए, मतलब 1833 तक। बट देयर मोनोपोली एंडेड, उनकी मोनोपोली एंड कर दी गई, एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी, ओपियम एंड विद चाइना। तो सिर्फ यही जो ट्रेड है वो उनके पास रहा, बाकी और भी जो है वो ब्रिटिश कंपनी आ सकती थी और ट्रेड कर सकती थी एशिया में। अब फिर हम देखते हैं चार्टर एक्ट आता है 1833 में। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अभी उनको चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। अभी इंडिया के गवर्नर जनरल जो है वो बनाए जाएंगे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने पहले वो बने विलियम वेंटिक। गिवन ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर इनको दी गई, अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर था उसके ऊपर पूरी अथॉरिटी जो है वो इन्हें प्रोवाइड की गई। अभी हमने देख ही लिया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे पहले वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो बने विलियम वेंटिक। जो पहले बने वो हमने देख लिया, वो विलियम वेंटिक बने। तो अभी हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसमें क्या था, 4 मेंबर, पहले 3 मेंबर कर दिए थे, फिर से अभी फिर से 4 मेंबर किए और एक न्यू मेंबर जो वो ऐड किया। जो नए आए वो आए लॉर्ड मैकॉले। अब एज पर एक्ट इंडियन लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1834। इंडियन लॉ कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ इस एक्ट के तहत। और इसमें क्या किया, जो फर्स्ट चेयरमैन और लॉ कमिश्नर बने वो कौन बने, लॉर्ड मैकॉले। इट सॉट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ, जो भी इंडियन कमीशन था इसको जो है वो कोडिफाई करने के लिए ऑल इंडियन लॉज को। अभी हम देखते हैं कि अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो एस्टेब्लिश कब हुआ, 1955 में, और इसके चेयरमैन बने थे MC सीतलवाड़। और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ जो है वो ये इंडिया भी थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे ये MC सीतलवाड़, और ये चेयरमैन भी बने थे इसके फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1955। तो अगर टोटली ऐसे पूछते हैं इंडियन लॉ कमीशन पहली बार कब एस्टेब्लिश हुआ, तो वो तो हुआ था 1834 में, लेकिन पूछता है इंडिपेंडेंट का तो वो था 1955 में। So this act ended the activities of East India Company as a commercial body which became a purely administrative body। अब ये जो कमर्शियल पहले ट्रेड वाला था तो उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो एंड होती हैं और अभी प्योरली जो है बन जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो अब ईस्ट इंडिया वर्क एज ट्रस्टी ऑफ क्राउन, इस तरह से जो है वो ये वर्क करेगी ट्रस्टी ऑफ क्राउन। बाकी स्लेवरी की बात करें तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने स्लेवरी एबॉलिश कर दी थी ब्रिटेन में, एंड ऑल इज पोजेशन इन 1833 में। बाकी 1843 में उन्होंने इंडिया में भी जो स्लेवरी जो है वो टोटली एबॉलिश कर दी। एनी लॉ मेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज टू बी पुट बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वाज टू बी कॉल्ड एज एक्ट। कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है अब ये जो भी लॉ बनाएगा पहले उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ पे पुट करेगा उसे, और उसके बाद जो है उसे एज अ एक्ट जो है फिर वो बना दिया जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस जो उसकी काउंसिल थी उसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियंस इन द गवर्नमेंट सर्विस, अगर इंडियंस की बात करें तो दिस वाज द फर्स्ट एक्ट दैट गिव परमिशन फॉर द इंडियंस, जो इंडियंस थे, टू हैव शेयर इन द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। इट स्टेटेड दैट द मेरिट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड नॉट बाय द बर्थ, कलर, रिलीजन और रेस। इन बेसिस पे जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, जैसे बर्थ, कलर, रिलीजन, रेस। जो आपको मेरिट बेसिस पे जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी गवर्नमेंट सर्विसेज में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बट दिस प्रोविजन वाज नेग्लेक्टेड आफ्टर द अपोजिशन। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने जो वो अपोज किया तो उसके बाद इसको जो है वो निगलेक्ट कर दिया गया इस प्रोविज़न को। जो चार्टर एक्ट 1833 था उसे एक और नाम से कहा गया, वो था सेंट हेलेना एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो सेंट हेलेना आइलैंड था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी टुक बैक दिस आइलैंड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटेन। क्योंकि जो ब्रिटेन था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया था, इसे ये भी कहा गया, जिस प्रोविजन में ये भी मेंशन था तो इसे सेंट हेलेना आइलैंड भी जो है वो कहा गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, अभी ब्रिटेन के पास था। और ब्रिटेन पार्लियामेंट ने जो है अनदर 20 ईयर जो है वो एक्सटेंड कर दिए, तो अभी 1853 तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकती है, रूल कर सकती है। अब आता है चार्टर एक्ट 1853।
दिस एक्ट डिड नॉट मेंशन द टाइम पीरियड फॉर विच द कंपनी चार्टर वाज बीइंग रिन्यूड। पहले हर बार रिन्यू हो रहे थे जो कंपनी के चार्टर थे, और 2020 ईयर के लिए जो है वो रिन्यू हो रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी टाइम पीरियड जो वो मेंशन नहीं था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी विच हैड 6 मेंबर्स, नाउ 6 मोर इसमें मेंबर जो वो ऐड किए गए, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिलर्स थे, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी से कहा गया और मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। तो इसमें पहले 6 थे, 6 और किए गए लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिलर्स जो है, और इसे क्या कहा गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर मिनी पार्लियामेंट। इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल। तो चेयरमैन कौन थे इंडियन लॉ कमीशन के? जो चेयरमैन थे, जैसे हमने पहले देखा था, वो मकौले थे, अभी उनको परमानेंट कर दिया गया और वो वोट भी कर सकते हैं, जो चेयरमैन थे इंडियन लॉ कमीशन के। दैट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। एक्ट ने कहा क्या क्या कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेपरेट गवर्नर, जो जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी। अभी क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है बनाए जा रहे थे, तो बंगाल के लिए एक अलग से जो है वो सेपरेट गवर्नर बनाया जाएगा। बात की जाए इंडियन सिविल सर्विसेज की, तो जो मकौले कमेटी थी ऑफ 1854 गिव इंडिया हर फर्स्ट सिविल सर्विसेज, पहली सिविल सर्विसेज जो है वो दी थी 1854 में मकौले कमेटी ने। ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है वो उन्होंने रखा था। ये था कुछ जो मेजर एक्ट्स थे बिफोर 1857। तो हमने देख लिए कौन कौन से चार्टर्स एक्ट आए, कब कब आए, क्या क्या उनके अंदर जो है वो प्रोविज़न थे, क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरह से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में जो है वो चेंज किया गया, 20 ईयर्स के लिए जो है वो किस तरह से एक्सटेंड किया गया जो कंपनी का रूल था, और कैसे जो अदर ब्रिटिश जो है जो ट्रेडर्स थे उनको भी मौका दिया कि वो एशिया में जो है वो ट्रेड कर पाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसे जो है वो एंड किया गया, और वो कहाँ तक रहेगी, टी, ओपीएम और चाइना के ट्रेड तक, इसमें जो है वो उन्हें मोनोपोली अभी भी थी। तो ये सब हमने देख ही लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डिफरेंट एक्ट्स थे। बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।